पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज के जो पहले यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो ये लास्ट में हैं, जो एक्सरसाइज में ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो हम पहले प्रश्नों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम प्रश्नों के साथ चलेंगे तो हम इस यूनिट की जो थ्योरी है, जो इंट्रोडक्शन के बाद पीस ट्रेडिशन, पीस एंड वायलेंस, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, डायरेक्ट है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है, निगेटिव पॉजिटिव है, ये सारे कंटेंट को हम समझ लेंगे अगर इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो हम इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से, जो था ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो हमें देखना है कि डायरेक्ट वायलेंस क्या है, स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है। तो डायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस ये दो कंसेप्ट हैं, कहाँ डिस्कस होते हैं? पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज के फील्ड में। किस लिए? टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हार्म एंड इनजस्टिस विद इन सोसाइटी। तो इसी को समझते हैं आगे। डायरेक्ट वायलेंस, डायरेक्ट वायलेंस रेफर्स टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म। डायरेक्ट वायलेंस है, प्रत्यक्ष हिंसा है, हिंसा होते हुए दिख रही है, हिंसा किया गया है किसी व्यक्ति पर, किसी ग्रुप पर, किसी समुदाय पर। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा। इट इज टिपिकली ओवर्ट एंड इंटेंशनल, इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन और वायलेंस। जो भी है वो प्रत्यक्ष है और डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से हिंसा के रूप में है, गुस्से के रूप में है, जो असॉल्ट है, फिजिकल असॉल्ट है, जैसे किसी को मार देना, पटक देना, धक्का दे देना, थप्पड़ मार देना। ए पर्सनली पर्सन फिजिकली अटैकिंग अनदर पर्सन विद वेपन और फिस्ट। हथियार से मारे, हथियार कुछ भी हो, लकड़ी हो, लोहे का हो, डंडा हो, तलवार हो, बंदूक हो, या अपने हाथों का प्रयोग करे, फिस्ट या पैरों का प्रयोग करे। वॉर, वॉर जो है ये थोड़ा बड़ा रूप हो गया डायरेक्ट वायलेंस का। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, जहां पर सेनाएं लड़ रही हैं, जहां पर बहुत बड़ा फिजिकल हार्म होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी बात की गई। हेट क्राइम्स, हेट क्राइम्स का मतलब घृणा के चलते टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप। तो इंडिविजुअल और ग्रुप पे जब होगा तो उसको टारगेट कैसे करते हैं? मुख्य रूप से ये टारगेट जब भी होता है, जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो रेस बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, इथनिसिटी बेस्ड हो, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड हो। डोमेस्टिक वायलेंस है डायरेक्ट वायलेंस में, जहां एब्यूज और वायलेंस इन्फ्लिक्टेड बाय वन फैमिली मेंबर अपॉन अनदर विद इन अ हाउस होल्ड। मतलब घर के अंदर होगा तो परिवार के एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्य के ऊपर जो हिंसा की जाएगी, जो प्रत्यक्ष हिंसा की जाएगी, उसके शरीर को हार्म पहुंचाया जाएगा, हाड़ मांस का या शरीर उसको हानि हो जाएगी, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। पुलिस पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस जो ब्रुटल स्टेप लेती है, जिस तरह से वो एक्सेसिव फोर्स का यूज करती है लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं सिविलियंस के खिलाफ, तो ये भी डायरेक्ट वायलेंस यहाँ हमको दिखता है। लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पटका जा रहा है, मारा जा रहा है थाने में। जिस तरह से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो ऐसा होता है, तो हम कहते हैं डायरेक्ट वायलेंस हुआ। डायरेक्ट वायलेंस का मतलब हम देखकर समझ सकते हैं तुरंत वो किसने किया, किसके द्वारा, किस पर किया गया, वो सब सारा सामने आता है, और जो हानि है वो भी शरीर में दिखती है। लेकिन अब यहाँ समझना है हमें स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस रेफर्स टू सोशल स्ट्रक्चर। अब यहाँ वायलेंस कौन कर रहा है? व्यक्ति और ग्रुप नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति और ग्रुप इसलिए जो हमें दिख रहा है, वो एक समाज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो खामियां हैं, जो समाज के इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के चलते जो हार्म हो रहा है, जो हानि हो रही है, जो इनइक्वालिटी, मतलब असमानता है। कहाँ होगी असमानता? समाज में होगी, क्योंकि समाज में ही लोग हैं, लोगों के बीच की जो इनइक्वालिटी है उसी की बात करनी है यहाँ पे। वो इनइक्वालिटी क्यों है? उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इनइक्वालिटी है। तो सिस्टमेटिकली डिप्राइविंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ देयर बेसिक नीड। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन ही ऐसे काम किया, जिसके चलते उसने कुछ व्यक्ति को या किसी ग्रुप को जो नेसेसिटी हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, जो अधिकार हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, वो उनको नहीं मिल पाया, वो उससे दूर रहे, वो उनसे छीन लिया गया, उन पर उनको अधिकार नहीं मिला। इट इज ऑफन एम्बेडेड इन सोशल नॉर्म्स। समाज के नियम ही ऐसे कुछ हों,
मतलब जो प्रथाएं चल रही हैं उसी के चलते किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो। कुछ पॉलिसीज, अगर जब ये बात कर रहे हैं तो किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के एक सिस्टम के एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो कहीं अगर किसी देश में, किसी प्रांत में, किसी राज्य में जहां भी पॉलिसीज है जिससे कि जनता प्रभावित है, उस पॉलिसी में ही खामियां हो जिसके चलते कहीं शोषण हो रहा हो, एंड प्रैक्टिसेस मतलब जिस तरह से किसी व्यवस्था में किसी प्रयोग को आजमाया जाता है, जिस तरह से वो प्रथाएं चलती हैं, प्रैक्टिस है जिस तरह से, उसको रिजल्टिंग इन इनडायरेक्ट बट परवेसिव फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब इनडायरेक्ट है बट परवेसिव फॉर्म ऑफ वायलेंस है। अब वो सामने तो नहीं आता है। अब देखिए, परवेसिव फॉर्म ऑफ वायलेंस को हम अगर डिफाइन करें तो वो कैसे डिफाइन होकर सामने आता है। परवेसिव को डिफाइन कर लेते हैं, स्पेशली ऑफ अनवेलकम इन्फ्लुएंस और फिजिकल इफेक्ट स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसा फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो कि परवेसिव है, यानी कि एक्सटेंसिव है, ओमनी प्रेजेंट है, यूनिवर्सल है, इस तरह से जो हर जगह फैला है। जो इनडायरेक्ट है मतलब दिखता तो नहीं है, सामने से नहीं है, लेकिन वो हर जगह पाया जा सकता है। तो ये हुआ परवेसिव फॉर्म ऑफ वायलेंस। उसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं इसका, पोवर्टी, गरीबी। तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट मार्जिनलाइज सर्टेन ग्रुप मार्जिनलाइज का मतलब होता है कि उनको एकदम सामाजिक व्यवस्था में अलग थलग मान लिया गया। उनको जो बेसिक जरूरतें हैं, जो भोजन है, फूड है, जो आवास है, जो शिक्षा है, जो हेल्थ केयर है, उस तक उनकी पहुंच नहीं हुई। तो ये उनके साथ हिंसा है, उनके साथ अत्याचार है। ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। उनके शरीर पर हम ऐसे कोई मार के दाग नहीं देख सकते हैं, लेकिन गरीबी की दाग दिख जाएगी उनके अंतर्मन में। उनको भोजन सही से नहीं मिला तो उनके शरीर पर कोई निशान नहीं होगा, लेकिन खाने की कमी या पोषक तत्वों के अभाव के चलते जो है उसका जो डिफॉर्मिटी है वो हमें दिख जाएगी। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है कि जहां पर एक विभेद होता है, एक घृणा की भावना होती है, जहां पर एक पक्ष को बेहतर सपोर्ट दिया जाता है और दूसरे के साथ एक बुरा और ऐसा व्यवहार किया जाता है जहां उसको घृणा से समझा जाता है, देखा जाता है, उसके प्रति दुर्भावना रखी जाती है। तो ऐसी जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद इन द इंस्टीट्यूशन दैट डिसएडवांटेज रेशियल और इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, जो रेशियल माइनॉरिटी हो, इथनिक माइनॉरिटी हो, ऐसे ग्रुप हो। अब यहाँ अगर हमको इथनिक को और समझना है तो हम इथनिक को डिफाइन कर लेते हैं। यानी इथनिक मतलब बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन ग्रुप और सब ग्रुप मेड अप ऑफ पीपुल हु शेयर अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड। एक कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए पॉपुलेशन या ग्रुप के, सब ग्रुप के जो लोग होंगे वो इथनिक माइनॉरिटी कहलाएंगे। लीडिंग टू डिस्पैरिटीज इन अपॉर्चुनिटी, यानी उनको अपॉर्चुनिटी सही से नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। क्रिमिनल जस्टिस, उनके साथ न्यायपूर्ण जो है व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी स्ट्रक्चरल वायलेंस है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब जेंडर जो है, जो मुख्य रूप से दो जेंडर या आज के समय में LGBTQ वाला जो थर्ड जेंडर, तो मुख्य रूप से अभी जो डिसएडवांटेजेस में जो इनइक्वालिटी देखा जाता है सोशल नॉर्म में, वो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन एंड LGBTQ इंडिविजुअल। तो इनके प्रति जो असमानता है उनके चलते इनके जो अधिकार है वो लिमिटेड हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी या एक्सेस टू रिसोर्सेस। तो इसके चलते जो हार्म होता है, वायलेंस होता है, उसकी बात है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इनजस्टिस। ऐसी कोई नियम हो, ऐसी पॉलिसीज हो, ऐसे तरीकों को प्रैक्टिस किया जाता हो जिससे कि इन्वायरमेंट का जो बुरा प्रभाव है वो मुख्य रूप से एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को प्रभावित करे। वो पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कुछ विशेष समुदायों पर पड़े, या कुछ जैसे कि हम कहें कि मछुआरों पर,
समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने का प्रभाव जल्दी पड़ेगा, क्योंकि वो समुद्र के किनारे होते हैं। समुद्र में सुनामी आएगी, वो समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं मछली लेने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटी मार्जिनाइज कम्युनिटी है, तो वो अर्थ के गर्म होने का या जल स्तर बढ़ने का या समुद्र में विशेष तरह के तरंगों के हलचलों के उठने का प्रभाव उन पर जल्दी पड़ जाएगा। इसी तरह से जो बस्तियों में रहते होंगे उन पर शहर के प्रदूषण का, शहर के नालियों के प्रदूषण का, शहर के गंदगियों के प्रदूषण का प्रभाव जल्दी पड़ेगा। तो ये भी प्रदूषण का प्रभाव जो उन पर बुरा पड़ेगा वो हिंसा है उन पर। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो जो ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं, जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का जो कंसेप्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर रहा था, जिसने डोमिनेट और एक्सप्लॉइटेशन किया था, इसका किया था इंडिजीनियस पीपल, जो कि जिस देश में वो गए, जहां पर उन्होंने कॉलोनी बनाई, वहां पर जो इंडिजिनियस पीपल थे, वहां पर उनका जो शोषण किया, कॉलोनाइज्ड नेशन ऑफ देयर लैंड, रिसोर्स, ऑटोनॉमी एंड कल्चरल हेरिटेज, वो शोषण भी उन पर हिंसा थी। जैसे अंग्रेज हम पर हिंसा करके गए, उन्होंने जो हिंसा की वो एक फिजिकल हिंसा तो अलग की, स्ट्रक्चरल वायलेंस भी हमारे साथ किया, हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया, जनजातीय समुदाय के साथ उनको लालच देकर किसी तरह से उनके साथ जो मिशनरीज आई, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके किस तरह की व्यवस्था बना दी, समाज में फूट डाल दिया, हमारे लोगों को हमसे अलग कर दिया, एक अलग परिभाषा गढ़ दी, आदिवासी ऐसा कर दिया जैसे कि बाकी लोग जो है वो कहीं और के वासी हैं, जो जंगलवासी थे उनके लिए एक अलग सिद्धांत, एक बड़ी बहस है। तो हमने देखा कि ये प्रश्न जो था हमारा यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया, जो था ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इस प्रश्न के उत्तर के सहारे हमने पहले यूनिट के बहुत सारे पार्ट को समझ लिया। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर, जहां हम दूसरे प्रश्न को समझेंगे। ये है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव पीस। पॉजिटिव पीस के कंसेप्ट को समझना है विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्टेड टू अचीव पीस। तो क्या होगा, अब देखते हैं। पॉजिटिव पीस क्या है? इज ए कंसेप्ट दैट गोज बियॉन्ड द मियर एब्सेंस ऑफ वायलेंस। मतलब पॉजिटिव पीस का मतलब, शांति का मतलब हम क्या समझते हैं? कोई हिंसा नहीं हो रही, कोई किसी को मार नहीं रहा है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, किसी को कोई हानि नहीं हो रही है, तो सिर्फ इसका ना होना ही पीस नहीं है। इससे भी आगे की सोच है, इससे भी आगे जाकर कुछ विशेष विचारों को सामने लाना, वो है पॉजिटिव पीस। उसमें वो क्या विचार है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायलेंस ना हो या कंफ्लिक्ट या तनाव ना हो, टू इनकम्पास द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन दैट फोस्टर जस्टिस, इक्वालिटी एंड वेलबींग विद इन द सोसाइटी। सिर्फ ये ना हो तो उससे न्याय होगा, समानता होगी और समाज के लोगों का उत्थान होगा। इट एम्फेसाइज द क्रिएशन ऑफ ए सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब जिसको बनाए रखा जा सके, एंड हार्मोनियस सोशल ऑर्डर वेयर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज कैन थ्राइव। पॉजिटिव पीस फ्रेमवर्क मतलब समाज का एक ऐसा व्यवस्था भी बनाकर रखा जाए जहां पर वायलेंस तो नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं है, लेकिन समाज की परिस्थितियां भी ऐसी हैं जो कि शांतिपूर्वक है, व्यवस्था जो बनी हुई है वो बनी रहेगी। विजन भी है उसमें, दिख रहा है उसमें, कंडीशन भी ऐसे हैं कि सब लोग उस हारमोनियस, मतलब आपस में किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं है, जहां पर शांति की प्रक्रिया बहाल है, जहां शांति की प्रक्रिया में सब लोग भाग ले रहे हैं, जहां पर कोई एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं है और सभी लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी हैं, तो ऐसे जगह पर किसी कॉन्फ्लिक्ट के या वायलेंस के होने की संभावना कम रहेगी। तो इस तरह का सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, जो पॉजिटिव पीस को क्रिएट करना, तो ऐसा फ्रेमवर्क जो बनेगा, पॉजिटिव पीस फ्रेमवर्क, किस पे फोकस करेगा कि भैया ये रूट काउज जो है कन्फ्लिक्ट का, जो रूट काउज है उसको, जड़ को काटो, प्रमोट करो सोशल जस्टिस को। सोशल जस्टिस जब रहेगा तो समाज में जब न्याय ही होता रहेगा, तो न्याय होगा तो अन्याय होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी, तो कंफ्लिक्ट नहीं होगा। एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ वायलेंस। ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि हिंसा के होने को ही रोक दे। तो हियर आर सम की कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव पीस एंड सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट। क्या है वो देखते हैं। कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो पॉजिटिव पीस क्या करेगा? इनिशिएटिव्स प्रायोरिटाइज ट्रांसफॉर्मिंग कन्फ्लिक्ट डायनामिक्स थ्रू डायलॉग। तो प्रायोरिटाइज करेगा कन्फ्लिक्ट डायनामिक्स थ्रू डायलॉग, मेडिएशन एंड रिकंसिलिएशन। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है
सबको समझते हैं। मीडिएशन, इसको डिफाइन करते हैं। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन का मतलब हो गया इंटरवेंशन इन ए डिस्प्यूट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व। मतलब कोई विवाद होगा तो उस विवाद का सॉल्यूशन अगर निकल जाए, और सॉल्यूशन ऐसा निकले कि जो दोनों पक्ष है उसको मान्य है, वो तो जो विवाद है, वो कंफ्लिक्ट है, वो खत्म हो जाएगा, फिर हिंसा तक मामला नहीं जाएगा। तो मीडिएशन एक मेथड हो गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। इससे डिस्प्यूट को हम कम कर लेते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन क्या है? रिकंसिलिएशन का मतलब रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। जो फ्रेंडली रिलेशन थे, जो आपस में दोस्ताना संबंध थे, उसको फिर से बहाल कर देना। तो अगर ये कैसे होगा? डायलॉग से, मतलब बातचीत, मतलब बातचीत के द्वारा ही हम ऐसी संभावनाओं को तलाशें जिससे जो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, खत्म हो जाए। इससे क्या है कि क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ बढ़ेगी, इम्पैथी बढ़ेगी एमोंग कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, एंड एड्रेसिंग ग्रीवांसेस थ्रू पीसफुल मीन्स। एक दूसरे का ग्रीवांसेस का मतलब किसकी क्या डिमांड्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहत है, क्या उनकी पूर्ति की जाए तो ये नहीं रहेगी समस्या, ये शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? फैसिलिटेट डायलॉग एंड मीडिएशन एफर्ट। डायलॉग बढ़ाओ, मीडिएशन एफर्ट इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्टिंग पार्टी, दो पार्टी जो है जिसमें कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो दो इंडिविजुअल हो या दो ग्रुप हो। प्रमोट इंटर ग्रुप रिकंसिलिएशन, आपस में फिर से फ्रेंडली रिलेशन कैसे रिस्टोर हो, इसके लिए प्रमोट करो। एंड forgiveness and support community led initiatives for conflict resolution and peace building। पीस बिल्डिंग का मतलब शांति के निर्माण की प्रक्रिया में जो कम्युनिटी है वो आपस में इनिशिएटिव ले। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो पॉजिटिव पीस क्या करता है? पॉजिटिव पीस एडवोकेट्स फॉर एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। पॉजिटिव पीस का मतलब सिर्फ वायलेंस ना हो, बस पुलिस को लगा दो, कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही, नहीं। जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है उसको कम करो। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी का मतलब जैसे पिछले बताया गया, जो समाज में ही कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना है जिसमें इनइक्वालिटी है, इंस्टीट्यूशन ऐसे बने हैं, पॉलिसी ऐसी बनी है, तो वो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को दूर कर दो। इससे क्या है कि कंफ्लिक्ट और वायलेंस जो है, जो उनके चलते होता है, वो कम हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सबको अधिकार हो, सबको रिसोर्सेस तक आसानी से इक्वल पहुंच हो। रिसोर्सेस क्या हुए? चाहे भोजन के रिसोर्सेस हो, चाहे शिक्षा के रिसोर्सेस हो, मेडिकल, हर तरह के जो रिसोर्सेस हैं, रेस, इथनिसिटी, जेंडर, कोई भेदभाव ना हो। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करने के लिए प्रोग्राम, हेल्थ केयर, सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, रोजगार कैसे मिल जाए, चाहे सरकारी मिले या प्राइवेट के लिए लोन आसानी से मिल जाए, सरकार का उसमें सपोर्ट हो। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर तरह के रिसोर्स और धन का बंटवारा समान हो। इस तरह से जो लॉ होंगे, पॉलिसीज होंगी, ये प्रमोट किया जाएगा। तो इससे क्या है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का भी एम्पावरमेंट हो जाएगा और पॉजिटिव पीस बहाल होगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव का मतलब सबको साथ लेके ऐसा डेवलपमेंट जो सबका उसमें अच्छाई, सबकी अच्छाई समाई हो। पॉजिटिव पीस एम्फेसाइजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट बेनिफिट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सभी मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए। रेस्पेक्ट करें इकोलॉजिकल लिमिट्स। इकोलॉजिकल लिमिट्स का मतलब ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि प्रकृति का दोहन करते चले जाए, दोहन करते चले जाए। इकोलॉजिकल, प्राकृतिक संबंधित जो लिमिट है कि कितना करना चाहिए, कितना प्रदूषण फैलाना चाहिए, कितना जल का प्रयोग होना चाहिए किसी इंडस्ट्री में, कितना वन काटा जाना चाहिए, वो लिमिट जो है सस्टेनेबल बना रहे, इसके साथ हमें करना है। क्योंकि हम पर्यावरण को भी अगर बहुत यूटिलाइज कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसका रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेंगे, तो वो हिंसा के रूप में किसी कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ऐसा सामने आएगा। कोर्स ऑफ एक्शन, फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट प्रायोरिटाइज पॉवर्टी रिडक्शन। ऐसा करो जिससे कि गरीबी हटे, इस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जॉब क्रिएट हो, ये हमें देखना है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बने रहे, ये देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस पे ध्यान देना है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन रिकंसिलिएशन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो पॉजिटिव पीस होता है वो जो सांस्कृतिक और रिलीजियस और इथनिक डिवाइड हैं
उसके बीच ब्रिज ब्रिज का काम करता है। जब तक दो संस्कृतियां आपस में जुड़ेंगी नहीं, दो रिलीजियस वैल्यूज वाले ग्रुप जो है वो आपस में एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट को समझेंगे नहीं, उनको मान्यता देंगे नहीं, जो इथनिक डिवाइड है वो भी खत्म नहीं होगा। यानी कि उसके लिए प्रमोट क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग हो और रेस्पेक्ट हो एक दूसरे के प्रति, एप्रिसिएशन हो डाइवर्सिटी के प्रति। तो इसके लिए क्या है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, तो इन सबसे स्टीरियोटाइप, अब स्टीरियोटाइप्स क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स का मतलब हो गया वाइडली हेल्ड बट फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज और आइडिया ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब एक इमेज जो बनी रहती है, एक अलग तरह का एक विशेष डेफिनेशन जो बना रहता है, उसी डेफिनेशन के हिसाब से हम उसको देखते हैं, समझते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हम आइडिया लगाते हैं, उसके बारे में थॉट प्रोसेस बनाते हैं। तो ऐसे जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो दिस इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। इसी को देख के जो हम एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। प्रमोटिंग इंटरकल्चरल डायलॉग एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। शेयर्ड ह्यूमैनिटी का मतलब उसको देखकर हमको एक हम सभी मानव हैं ऐसा विचार मन में आना चाहिए। स्टीरियोटाइप वाले जो विचार हैं उसको हटाना पड़ेगा हमें, ताकि हम कल्चरल गैप को दूर कर सके। कोर्स ऑफ एक्शन, सपोर्ट इनिशिएटिव दैट प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज से एक दूसरे के कल्चर के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ता है। इंटरफेथ डायलॉग, आपस में बात करें अलग अलग फेथ वाले। ग्रास रूट रिकंसिलिएशन एफर्ट, यहाँ रिकंसिलिएशन। इन्वेस्ट इन एजुकेशन प्रोग्राम, ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें दो प्रमोट करें कल्चरल डाइवर्सिटी को, टॉलरेंस सहनशीलता को, नॉन वायलेंट कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को। इससे क्या है कि जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होते हैं, दंगे होते हैं, वो भी नहीं होंगे अगर ऐसा विचार रखा जाए तो। गुड गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ, जो गवर्नेंस है वो गुड होगी और नियम कानून जो है उस पर सब व्यवस्थाएं चलेंगी तो शांति रहेगी। अभी क्या देखा जाता है कि रूल ऑफ लॉ का तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है बहुत सारे स्टेट में। गुड गवर्नेंस की भी हालत बहुत ही खराब है, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हैं। गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ नहीं होने के कारण, नियम कानून का पालन नहीं होने के कारण, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होता है। इससे क्या है, जस्टिस नहीं हो पाता है, करप्शन फैला रहता है, ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं, इससे पीस स्टेब्लिश नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या है, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन मजबूत करो। लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन का मतलब रूल ऑफ लॉ के जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर अपना सही से काम करे, एग्जीक्यूटिव सही से काम करे, पॉलिसी सही बने, न्यायपालिका ढंग से काम करे, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी का तो अभी कोई नाम ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो दिखती ही नहीं है कई सारे स्टेट में। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी जो राज्य की सरकार है उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करना शुरू कर देती है, जैसे पश्चिम बंगाल। जुडिशियल सिस्टम टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स फेयरली। तो जुडिशियल सिस्टम तो बाद में आता है, पहले तो पुलिस सिस्टम आता है जो लॉ को कैसे मैनेज करना है, कौन लॉ अबाइडिंग पर्सन है, किसने लॉ को रूल को ब्रेक किया है, उस पर क्या चार्जेस लगाने, उसके बाद फिर। तो इस प्रश्न से हमने वो सारा एस्पेक्ट समझ लिया इस यूनिट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल को पहले हम एक बार डिफाइन कर ले तो हमको ये समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल कहने का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग इन और एज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, बहुत काल से जो कि एक ट्रेडिशन के रूप में जो एग्जिस्ट करता रहा है वो हो गया ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है, ऐसे मेथड हैं, ऐसे अप्रोच हैं जो ऐतिहासिक काल से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए समाज में जिसका प्रयोग होता आ रहा है। सेंचुरीज से इसका प्रयोग, शताब्दियों से इसका प्रयोग हो रहा है। उन्होंने इफेक्टिव रूप से रिजॉल्व किया है डिस्प्यूट को। उनके लिमिटेशन हो सकते हैं, उनके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मगर उन्होंने कन्फ्लिक्ट को कम करने में अपनी एक बेहतर जो है वो एस्पेक्ट, अपना बेहतर रोल अदा किया है। तो क्या क्या है, मेडिएशन बाय एल्डर्स और अथॉरिटीज। मेडिएशन का मतलब बीच बचाव करना। एल्डर्स पहले जो समाज के जो एल्डर्स होते थे, या जो पंचायत व्यवस्था जहाँ पंच लोग जो होते थे वो किसी भी विवाद को सुलझा देते थे, किसी कन्फ्लिक्ट का
जो सॉल्यूशन था वो उनके पास होता था। एल्डर्स और रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज ऑफन हेल्प डीप नॉलेज, तो यहाँ पर जो उनके बारे में उनके जो डीप नॉलेज या उनको कस्टमर ट्रेडिशन की बात जो वो जानते थे, वो बेहतर डायलॉग कर सकते थे, लोगों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता था, इससे वो कन्फ्लिक्ट को कम कर पाते थे। इसकी कौन का मतलब जो इसका दूसरा पक्ष है, जो निगेटिव पक्ष है, कि मेडिएशन बाय एल्डर्स और अथॉरिटीज में परपेचुएट पावर इम्बैलेंस एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की। जैसे पंचायत ने बहुत सारे विवादों को सुलझा दिया, लेकिन अगर हम इसी को निगेटिव में देखें तो खाप पंचायत वाली बात, जहां वो ट्रेडिशनल जो ऐसी सारे सोशल हायरार्की और इम्बैलेंस जो है वो रिइंफोर्स हो जाता है। मतलब उस ट्रेडिशन में बहुत सारी गलत ट्रेडिशंस बने हुए हैं, तो उस ट्रेडिशंस के नॉर्म्स और वैल्यूज के हिसाब से जो विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, तो डिक्टेट होना शुरू हो जाता है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं उनका जो इंटरेस्ट और राइट्स है उसको हमेशा, मे नॉट पॉसिबल उसको है कि वो राइट्स को उनको वैल्यू नहीं मिल पाएगा, लीडिंग टू आउटकम दैट आर इनजस्ट, यहाँ इनजस्ट होने की संभावना ऐसे में रहेगी। आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, तो अब आर्बिट्रेशन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। आर्बिट्रेशन द यूज ऑफ एन आर्बिट्रेटर, कोई हो जो कि डिस्प्यूट को सेटल करे, ए फॉर्मल मेथड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन्वॉल्विंग ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। यहाँ पर एक तीसरा पक्ष होगा जो दो लोगों के बीच विवाद को सुलझाएगा। तो ऐसी व्यवस्था में क्या है, इसकी जो खास बात है वो आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन प्रोसेस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, मतलब लीगल प्रिंसिपल और स्टेब्लिश नॉर्म के आधार पर ये सुलझाएगा। दे ऑफर अ फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर इम्पार्शियल जजमेंट, तो जो ऐसा जनरली उन जगहों पर होता है, आर्बिट्रेशन एडजुडिकेशन होता है, जैसे जुडिशियल सिस्टम यहाँ इन्वॉल्व होगा, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल कोर्ट जहाँ इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर जो लीगल सेट प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉर्म्स एस्टेब्लिश हैं, एक फॉर्मल मैकेनिज्म बना हुआ है, वहां पर जजमेंट किया जाएगा जो इम्पार्शियल होगा, मतलब किसी पक्ष से वो जजमेंट प्रभावित नहीं होगा, और जो डिसीजन होगा या जो आउटकम होगा वो इन्फोर्सेबल का मतलब होता है उसको वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि वो लीगल टर्म्स पे होगा, उसको लीगल फोर्स होगा, उस मैटर के रिजोल्यूशन का जो आउटकम होगा। तो इसके जो बुरे पक्ष हैं वो ये हैं कि इस तरह के व्यवस्था में दीज प्रोसेस ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम, इसमें समय बहुत लगता है, कोर्ट केस लीगल टर्म, यहाँ पर समय बहुत लगता ही है, ऐसे लीगल एक्सपर्ट चाहिए, तो सभी इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल नहीं है, यानी इनएक्सेसिबल है, या कम्युनिटी के लिए भी सभी कम्युनिटी के लिए संभव नहीं है। कौन से इंडिविजुअल है कम्युनिटी के लिए संभव नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जो समाज का ऐसा वर्ग है जो जिसके लोग समाज में ज्यादा उच्च पदों पर नहीं है, जिसके लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं है, जैसे कि मछुआरों का समाज अगर हम कह रहे थे, या बस्तियों में रहने वाला समाज हम कह रहे थे, इस तरह के जो लोग हैं जो डिसएडवांटेज पोजीशन पर हैं, या जिनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत नीचे है, चाहे भले ही वो जाति व्यवस्था में उच्च पायदान पर आते हो, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो, और किसी ऐसे क्षेत्र में हो जो जहाँ उनकी आवाज दबी रह जाती हो, तो वहां पर उनके लिए ये समस्या है, निगेटिव पॉइंट है। उसके बाद है निगोसिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। निगोसिएशन का मतलब, अब निगोसिएशन को डिफाइन कर लेते हैं एकदम बेहतर तरीके से। डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, डिस्कशन करते करते हमको किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना है, फाइनल आउटकम जो होना चाहिए कि आपस में एक सुलह हो गई, वो निगोसिएशन हुआ। तो ये क्या करता है, अलाउ पार्टीज टू इंगेज डायरेक्टली इन डायलॉग, इसमें डायलॉग में इंगेज होइए, आपस में बातचीत कीजिए, देखिए कि निगोसिएशन करने से किसको क्या फायदा होगा, किसके क्या इंटरेस्ट जो है वो उसमें एड्रेस कर दिए जाएंगे, एंड वर्क टू आर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। जो निगोसिएशन होता है वहां पर जो सॉल्यूशन सामने आता है म्यूचुअली दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या होता है ऐसा ही इस व्यवस्था में। इट कैन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, ऐसी व्यवस्था में कोऑपरेशन और रिलेशनशिप जो है वो प्रिजर्व रहता है, प्रिजर्वेशन में बढ़ता है। इसके निगेटिव पक्ष जो हैं, निगोसिएशन में ब्रेक डाउन व्हेन पार्टीज आर अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज और व्हेन पावर इम्बैलेंस आर सिग्निफिकेंट। पावर इम्बैलेंस का मतलब दो पक्ष में एक पक्ष
जो है वो बहुत ही कम पावर का हो, दूसरा पक्ष का पावर ज्यादा हो। अब ये पावर जो है वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पावर इम्बैलेंस हो, तो वहां पर ये होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ब्रेक कर जाता है। क्योंकि वो नीचे और ऊपर तो दोनों के डिमांड अलग हो जाएंगे, तो जो दबाने वाला है वो दबाना चाहेगा, झुकने वाला जो है कमजोर रहेगा बेचारा, तो वो अपनी डिमांड को रख नहीं पाएगा, तो निगोशिएशन कर नहीं पाएगा। when parties are unwilling to compromise, compromise नहीं होने का मतलब जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो compromise नहीं करना चाहेगा। It can also be challenged to ensure that agreement are implemented effectively, particularly if the trust between parties is low। ट्रस्ट ही लो है तो क्या निगोशिएशन होगा। लेक ऑफ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, और अगर निगोशिएशन हो भी गया, दो लोग निगोशिएट कर लिया आपस में, हाँ ऐसे ही करना है, लेकिन जो निगोशिएशन के टर्म्स हुए उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसको लागू कौन करवाएगा। उसके बाद देखते हैं कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स जो हैं, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल का मतलब हो गया कि जो कस्टम में प्रथाओं से जो रिचुअल्स हैं, प्रथाएं हैं जो चल रही हैं, जो परंपरा से चल रहा है, ये भी कन्फ्लिक्ट को समाप्त करने में एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। जैसे कि apology, restitution, reconciliation, they can help restore social harmony and cohesion। तो ये भी एक तरीका है हो गया। और इसके कौन से सम कस्टमरी मेकर प्रैक्टिस में भी डिस्क्रिमिनेटरी और हार्मफुल। तो जैसे देखा था हमने पंचायत वाली व्यवस्था में कि जो कस्टमरी प्रैक्टिस हैं वो समय के साथ उसकी वहां पर ऐसी सोच हो सकती है, ऐसी प्रथाएं हो सकते हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के प्रति जो है वो सही नहीं हो वो विचार, और रिजिड ट्रेडिशन पर हो, रिचुअल्स पर हो। तो इससे क्या है कि सोशल डायनामिक्स तो बदलता रहता है। वायलेंट रिजोल्यूशन, ट्रेडिशनल अप्रोच जब डिस्कस करें तो एक है कि वायलेंस रिजोल्यूशन का मतलब हिंसा से ही सॉल्व कर लो, मीन्स ऑफ असर्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट और सीकिंग जस्टिस इन द एब्सेंस ऑफ अदर वायबल ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं मिला है तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये ही यहाँ पर सूट करता है। मार के जिसने मुंह तोड़ दिया और उसने अपना जो चाहा वो करवा लिया, और जो पिट गया वो साइड हो गया, भाग गया, और एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर अपने हिसाब से अपने शर्तें रख दी और झंझट खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ साइकिल वर्ड का यूज दिया है। साइकिल वर्ड का मतलब परपेचुएट साइकिल ऑफ हार्म। आज किसी को पीट दोगे तो इससे जो रिजल्ट सामने आएगा वो कब तक रहेगा स्थिर, क्योंकि फिर जब उसके पास ताकत होगा तो वो पीटने आएगा। इसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी लाठी, मतलब भैंस तो हो गई लेकिन लाठी तुम्हारी कल को सड़ गई, दूसरे के पास मोटी लाठी आ गई, तो फिर वो भैंस ले जाएगा या भैंस का बच्चा ले जाएगा। इसलिए ये इसकी एक कमी है। तो ये हम इस प्रश्न में देखते हैं, इसी को समरी में कहा गया है कि while traditional conflict management studies have their merits and can sometimes contribute, मेरिट्स है और कंट्रीब्यूट कर सकता है, दे ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशन भी हैं इसके। दे में फेल टू एड्रेस पावर इम्बैलेंस, दे में फेल, फेल भी हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ देखा। क्रिटिकली एनालाइज द मेन फीचर ऑफ फेमिनिस्ट अप्रोच टू पीस। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां हमें फेमिनिस्ट अप्रोच को एनालाइज करना है। द फेमिनिस्ट अप्रोच टू पीस इज अ पर्सपेक्टिव। अब ये एक पर्सपेक्टिव है, तो पर्सपेक्टिव को हम डिफाइन कर, द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन टू डायमेंशनल, यानी अ पार्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड और वे ऑफ रिगार्डिंग समथिंग, मैंने कि पॉइंट ऑफ व्यू, इसको एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। फेमिनिस्ट अप्रोच का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पीस एंड कंफ्लिक्ट के स्टडी का, जो क्रिटिकली एग्जामिन करेगा जेंडर डायमेंशन, जेंडर के डायमेंशन से वायलेंस को, कंफ्लिक्ट को, और पीस बिल्डिंग यानी कि शांति की प्रक्रिया कैसे निर्मित हो, इसको देखेगा, समझेगा इस एंगल से। इट एम्फेसाइजेस द नीड टू एड्रेस द रूट काउज ऑफ कंफ्लिक्ट। क्या रूट काउज है, क्या इसके चैलेंजेस हैं। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, नॉर्म एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को समझेगा, नॉर्म्स को समझेगा, प्रथाओं को समझेगा, और प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल पीस। सस्टेनेबल पीस सस्टेनेबल बना रहे, पीस ऐसा बना रहे जो आसानी से कंफ्लिक्ट या वायलेंस में कन्वर्ट ना हो, जिसके आगे चलने की संभावना हो। इस तरह के पीस को कैसे स्टेब्लिश किया जाएगा, इस व्यू में हम यही समझेंगे। हियर इज ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द मेन फीचर ऑफ द फेमिनिस्ट अप्रोच। मेन फीचर क्या है उसको समझते हैं।
intersectionality. A feminist approach scholar emphasize the importance of intersectionality. अब इंटरसेक्शनलिटी क्या है इसको समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है। जैसे जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो, अभी अगर यहाँ पर फीमेल है तो उस फीमेल जेंडर का कोई रिलीजन होगा, उसकी एक एज ग्रुप होगी, उसकी इथनिसिटी हो सकती है, उसका रेस होगा, उसकी एजुकेशन, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इनकम, कल्चर, ज्योग्राफी। यानी ये इंटर मैंने फीमेल होने के बावजूद भी फिर उसके कई अलग ग्रुप्स, कल अलग सेक्शंस हो सकते हैं, मेल होने के बावजूद फिर उसके अलग कई सेक्शंस हो सकते हैं, और ये सभी उस व्यक्ति पर प्रभाव डाल, जो युवा 25 साल से 35 साल तक का जो जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, तो उसके अलग प्रॉपर्टीज होंगे। इनकम ग्रुप जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे हैं इसी उम्र वर्ग के, वो अलग सेक्शन बन के सामने आएगा। किस ज्योग्राफी से हैं, किस रेस से हैं, किस इथनिसिटी से हैं, ये हुआ इंटरसेक्शनलिटी। तो अगर हम इसको और डिफाइन करना चाहते हैं इंटरसेक्शनलिटी को, तो हम देखते हैं द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल कैटेगराइजेशन। इंटरकनेक्टेड नेचर है, सोशली कैटेगराइज तो हैं लेकिन सभी आपस में जुड़े हुए हैं। महिला कहीं की भी हो, अगर एक एज ग्रुप की महिलाओं को हमको अगर देखना हो, उनकी समीक्षा करनी हो, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करनी हो, तो सारे सेक्शन को हम कैटेगराइज करें तो वो इंटरकनेक्टेड होंगे, चाहे रेस हो, क्लास हो, जेंडर हो, टू अ गिवन इंडिविजुअल ग्रुप के लिए। तो यहाँ से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मल्टीपल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। मतलब कोई एक इंडिविजुअल के रूप में जो है वो इंडिविजुअल बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है, उसको जो सताया जाता है, सताने की प्रक्रिया है, बहुत तरह के हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, जिससे कि डिस्कस निकले कि सताया जा रहा है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो फैक्टर्स हो सकते हैं जेंडर के आधार पर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, इथनिसिटी, इन सब आधार पर ऑपरेशन हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। This feature highlights the interconnectedness of different systems of power and oppression, underscoring the need for holistic and inclusive। यानी कि अगर हमने इस तरह से इसको इतना इंटरसेक्शनलिटी पर विचार कर लिया है, तो हमको इस एंगल से जब देखना है, इस व्यू से जब समझना है ऑपरेशन को, वायलेंस को, तो हमें होलिस्टिक का मतलब एक ऐसे विचार को लेना है, एक ऐसे होलिस्टिक का मतलब होल, सबको समेट कर एक इंक्लूसिव में सब समाहित हो, ऐसे अप्रोच को लेना है। किस काम के लिए? पीस बिल्डिंग, मतलब शांति के निर्माण के लिए, सस्टेनेबल पीस के लिए, जो सभी इनइक्वालिटी, जो सभी अलग अलग सेक्शन को एड्रेस करते हुए जो इनइक्वालिटी है, सबको एड्रेस कर दे, सबका समाधान कर दे, जो अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा जो एक्सपीरियंस की जाती है उस सबको एड्रेस कर दे, मतलब उन सबके समस्याओं का निदान हो, ऐसे अप्रोच को हमको डील करना है। तो जेंडर्ड एनालिसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इसके फीचर क्या है? फेमिनिस्ट पीस स्कॉलर एनालाइज कन्फ्लिक्ट थ्रू अ जेंडर्ड लेंस। अब ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेंडर के लेंस से ये लोग देखेंगे। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है इनके लेंस जेंडर, जैसे हरे लेंस से देखेंगे तो हर चीज हरा दिखेगा, लाल लेंस से देखेंगे तो लाल दिखेगा, जेंडर्ड लेंस से देखेंगे तो ये इनका जो लेंस होता है, इसमें जो रंग होता है वो मेल सेंट्रिक होता है, वो उसी लेंस से देखेंगे। हालांकि अभी जेंडर 3 माना जा रहा है, लेकिन इनका लेंस जो होगा वो सिर्फ मेल वाले रंग से देखेगा, एग्जामिन करेगा। जेंडर रोल, नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज शेप द काउज। काउज क्या है? जेंडर रोल, नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज शेप द काउज डायनामिक्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हाउ, अलग अलग जेंडर के साथ कुछ रोल असाइन किए जाते हैं, या समाज की प्रथाओं या नॉर्म्स में उसको एक तरह से ग्राफ्ट किया जाता है समाज, और वो एक्सपेक्ट करता है कि ये जेंडर का ये जो रोल होगा, ये नॉर्म्स होंगे, प्रथाएं होंगी। तो इनके चलते जो इनइक्वालिटी होता है, वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट में इसके जो काउज होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। अब दिस फीचर challenges traditional understanding of conflict, highlighting the way in which patriarchal structure। अब हमने जो हम लेंस के मेल होने की बात की थी, तो वही आ गया पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। पेट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था। तो यहाँ पर इसी को डायग्राम के रूप में बताया गया है। फ्यू मेन ऑलमोस्ट नो वोमेन, ये टॉप पर है। क्या? ये ग्राफ ऊपर जा रहा है।
प्रॉपर्टी, पावर, वेल्थ, यहाँ पर सभी हैं, इस स्टेज पर सभी हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैन, ऑलमोस्ट ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे कि धन किसके पास अधिक है, शक्ति किसके पास अधिक है और प्रॉपर्टी किसके पास अधिक है, तो इस जो हम पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके जो टॉप पोजीशन पर हम देखेंगे कि फ्यू मेन, नो वुमेन। उसी तरह से नीचे डोमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड कोअर्सन, तो ये नीचे की तरफ ये जो है वो नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है। इस पर कोई डोमिनेशन, इसका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, इस पर कोई कोअर्सन नहीं है। इसके नीचे होगा, इसका इस पर होगा, इसका इस पर होगा, और ये जो नीचे जहां पर सभी मेन और सभी वुमेन है, यहाँ पर डोमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता चला जाएगा। तो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है ये, इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ था द वे इन विच पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर परपेचुएट वायलेंस। परपेचुएट का मतलब जो चला आ रहा है, ऊपर से नीचे तक जो परपेचुएट हो रहा है। परपेचुएट को भी हम अगर डिफाइन करना चाहे तो हम देखते हैं, मेक टिपिकली एन अनडिजायरेबल सिचुएशन एन अनफाउंडेड विली कंटिन्यू इनडिफिनिटली। इनडिफिनिटली का मतलब चला आ रहा है, कब से चला रहा है, कब खत्म होगा ये पता नहीं है। तो ये वायलेंस है। एंड मार्जिनलाइज वुमेन एंड अदर जेंडर माइनॉरिटीज, यानी जैसे हमने इस स्ट्रक्चर पर देखा कि टॉप पर सिर्फ पुरुष हैं, तो मार्जिनलाइज वुमेन एंड अदर जेंडर माइनॉरिटीज। तो आजकल जो अदर जेंडर माइनॉरिटीज है, इसका मतलब ये LGBTQ, मेल फीमेल के बाद बाकी जो तीसरा वाला बचा वो यहाँ पर वो सब मार्जिनलाइज हो जाते हैं। By bringing attention to the gender dimension of conflict, feminist approach provide a more nuanced understanding of its complexities. तो इसमें जो है फेमिनिस्ट अप्रोच में हम इसी को उसी लेंस से देखते हैं और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो समझने के लिए इसको और अंदर जाकर एनालाइज करते हैं। एम्फेसिस ऑन वुमेन्स एजेंसी एंड वॉइसेस। तो ये क्या करता है, फेमिनिस्ट पीस अप्रोचेस प्रायोरिटाइज द इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। वुमेन्स का जो पर्सपेक्टिव है वो भी सामने आए, उनका एक्सपीरियंस सामने आए इन पीस बिल्डिंग प्रोसेस। This feature challenges the marginalization of women in peace and security initiative. तो शांति की व्यवस्था में, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की व्यवस्था में जो फीमेल का जो मार्जिनलाइजेशन है वो दूर हो, उनको भी यानी कि लीडरशिप मिले, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको भी समाज में एक एक्टिव एजेंट माना जाए कि वो भी बदलाव ला सकते हैं, वो भी सस्टेनेबल पीस में एक स्टेक होल्डर का मतलब पीस जब हो या पीस की जब बात हो तो वो शांति कैसे रहे, इसमें जैसे हमने कहा कि इनइक्वालिटीज दूर होनी चाहिए, उससे भी पीस बढ़ती है, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो समानता की बात हो तो ये समानता का लाभ वहां भी पहुंचे, वो भी एक स्टेक होल्डर है, मगर अगर उनको नहीं मिलता ये सारा लाभ तो फिर भी हिंसा होने की संभावना बनी रहेगी, भले वो स्ट्रक्चरल हिंसा हो। तो वो दूर करने के लिए इनको भी एक स्टेक होल्डर की तरह मानना चाहिए, मतलब उनका भी हिस्सा है। By amplifying women's voice, feminist approach contribute to more inclusive and effective peace building approach efforts. तो इंक्लूसिव हो यानी इनको भी लेकर चला जाए। क्रिटिक ऑफ मिलिटरिज्म एंड वायलेंस। तो मिलिटरिज्म और वायलेंस का क्रिटिसिज्म होता है फेमिनिस्ट अप्रोच में। फेमिनिस्ट पीस स्कॉलर क्रिटिक मिलिटरिज्म एंड द यूज ऑफ वायलेंस एज मींस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मिलिट्री का प्रयोग ना हो, वायलेंस का प्रयोग ना हो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन में, हाईलाइट्स देयर डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। क्योंकि ऐसा होता है तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पर वो बहुत बुरा होता है। और दिस फीचर चैलेंजेस द डोमिनेंट नैरेटिव दैट ग्लोरीफाई वॉर एंड वायलेंस। वॉर एंड वायलेंस को जो ग्लोरीफाई किया जाता है, इसमें ज्यादातर मेल सेंट्रिक जो आइडियोलॉजी है वो सामने आती है। एम्फेसाइजिंग द ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन कॉस्ट मतलब लोगों का जान की बहुत हानि होती है, एंड सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जितने कम से कम हो, एडवोकेटिंग फॉर नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव एंड डिसआर्मामेंट।
तो फेमिनिस्ट अप्रोच में डिसआर्मामेंट की बात की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा युद्ध से किसी कंफ्लिक्ट को या किसी समस्या को निपटाने की इसमें बात नहीं की जाएगी, क्योंकि युद्ध या मिलिट्री वाले अप्रोच से, वायलेंस से समाज में बहुत ह्यूमन के लॉस होता है। इसका सोशल कॉन्सिक्वेंस बच्चों पे पड़ता है, महिलाओं पे पड़ता है, महिलाएं मार्जिनलाइज हो जाती हैं। उनको जो एक तरह से वायलेंस, डायरेक्ट वायलेंस तो किसी और का होता है, लेकिन इनडायरेक्ट या स्ट्रक्चरल वायलेंस वो काफी ज्यादा, उससे समाज को हानि होती है, स्त्रियों को हानि होती है। तो इसमें पीस बिल्डिंग के लिए डिसआर्मामेंट की बात की जाती है। फेमिनिस्ट अप्रोच में वायलेंस को कम करने के लिए मिलिट्री अप्रोच को कम से कम एक्सेस किया जाए, मिलिट्री से रिजॉल्व करने की कम से कम कोशिश की जाए, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए। तो जो फेमिनिस्ट पीस अप्रोच है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। दिस फीचर अंडरस्कोर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो पीस का डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन राइट्स की बात होगी, तो इनइक्वालिटी कम होगी बाय प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी और प्रोग्राम जो बने वो जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, यानी इसमें दोनों जेंडर का ख्याल रखा जाए। अब हम इसको और बेहतर समझने के लिए जो ब्लॉक है उसमें जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ अलग एस्पेक्ट्स भी समझने को मिलेंगे फेमिनिस्ट अप्रोच। तो वुमेन एंड मेन आर विक्टिम ऑफ सेक्सिज्म, रेसिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड पॉवर्टी। तो सभी दोनों ही प्रभावित होते हैं इससे, जो भी वायलेंस होता है। सेक्सुअल और इमोशनल एब्यूज ऑफ वुमेन आर मेजर कंसर्न। जो सेक्सुअल और इमोशनल एब्यूज होता है वुमेन का, वो एक बहुत बड़ी समस्या है मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसमें रेप है, अनऑर्गेनाइज्ड रैंडम फिजिकल एब्यूज है, ऑर्गेनाइज्ड वॉर में जो वुमेन पे अटैक होता है वो है। जैसे कि हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जापान आर्मी ने forced young women from Korea and Philippines and other places in Asia to serve Japanese soldier as a so-called comfort woman। मतलब वैश्याओं की तरह इन्होंने उन देशों की महिलाओं का प्रयोग किया, उनका रेप किया, उनको प्रेग्नेंट किया। तो ये सब हम देखते हैं कि जो वायलेंस होता है इस युद्ध के समय, ये इसका असर जो है स्त्रियों पर बहुत बुरा होता है। इसलिए हमने देखा कि पहले वाले पॉइंट में बताया गया कि मिलिटरिज्म या वायलेंस अप्रोच से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का समाज पर जो बुरा असर पड़ता है कई तरीके से पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ग्रोइंग एंट्री एंड सक्सेस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन एरिया हैव बीन इनहेंस्ड बाय वुमेन एडॉप्शन ऑफ मैस्कुलाइन वैल्यू। ज्यादातर क्या है कि हमने एक वैल्यू सिस्टम बनाकर रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको कहते हैं मैस्कुलाइन वैल्यू। मैस्कुलाइन का मतलब होता है पुरुष या पुरुष से संबंधित या पुरुषार्थ से संबंधित या मेल वैल्यू से संबंधित जो आइडियोलॉजीज हैं उसको कहते हैं मैस्कुलाइन वैल्यूज, जिसमें ये है कि बड़े से बड़े कन्फ्लिक्ट को शक्ति से, ताकत से, मिलिट्री से सॉल्व कर लेना और युद्ध के तरफ जल्दी से बढ़कर अपनी क्षमता या अपने देश का सामर्थ्य युद्ध के द्वारा या युद्ध की विभीषिकाओं के द्वारा, युद्ध में कितने हथियार हैं, किस तरह के हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, ये जो वैल्यू सिस्टम है कि एक देश स्ट्रांग तभी है जब उसके पास आर्मी बड़ी है, एक देश महान तभी है जब उसके पास हथियार एक से एक है, वो युद्ध में दूसरों को परास्त कर सकता है। इस तरह के जो वैल्यू सेट हैं, तो जब भी अगर वुमेन भी पॉलिटिक्स में आई है अलग अलग समय में, तो वैल्यू सिस्टम यही रहने के चलते उन्होंने भी जो कार्य किया है उसमें उनके वो फीमेल का जो अपना एक अपीयरेंस होता है, उसकी जो फीमेल वैल्यू होती है वो देखने में सामने नहीं आया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मार्gaरेट थैचर। तो मार्gaरेट थैचर के बारे में कहा जाता है कि ये जब आई थी तो इन्होंने बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया था, क्योंकि इसने एक तरह से जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी उसको, उस पर एक बंधन डाला और कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित किया। तो फ्री में जो दूध मिलता था स्कूलों में, वो जो पॉलिसी थी उन्होंने वहां बंद कर दी थी। तो यही कहता है कि अंडरमाइन देन एडवांस सोशल सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सोशल सर्विस और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो एडवांस करना, जो बढ़ाना चाहिए, उसको अंडरमाइन किया है। हाईएस्ट गवर्नमेंट मेकिंग डिसीजन बॉडी में जब जब फीमेल्स रही हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं
कि वो भी मेल्स की तरह वॉर हीरोइन, जैसे वॉर हीरोइन का मतलब युद्ध में हम कैसे दुनिया को ये दिखा दें कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, और वॉर को कैसे हमने प्रोत्साहित किया, तो वॉर हीरोइन बनी। जैसे गोल्डा मेयर वोन द 6 डे वॉर अगेंस्ट द अरब, ये इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी, और आज तक ऐसी प्राइम मिनिस्टर इसराइल में नहीं हुई है, और इसी के समय से ये प्रसिद्ध हुआ था कि इसराइल कोई भी कठिन से कठिन ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 6 ही दिन में अरब के खिलाफ इसने पूरे वॉर को जीत लिया था। वॉर हीरोइन थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। उस तरह से मार्गरेट थेचर, जिसने मिलिट्री फोर्स के द्वारा फॉकलैंड आइलैंड जो अर्जेंटीना के साथ डिस्प्यूट में था उसको वापस ले लिया। द मैस्कुलाइनाइजेशन ऑफ वुमेन इज एन अटेम्प्ट टू प्रूव दैट वुमेन कैन परफॉर्म मोस्ट टास्क रिजर्व फॉर मैन। तो इससे ये तो साबित होता है कि द मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन ने भी उसी वैल्यू को फॉलो किया जो मैस्कुलिन वैल्यू थी, और प्रूफ कर दिया कि जो स्त्रियां हैं वो भी जो मेन के लिए जिस काम को समझा जाता है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया। तो दिस सपोर्ट द स्मॉल मैस्कुलिन एलीट ग्रुप हु कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्ट स्टेट अफेयर, बट दिस डिसेबल देयर सोसाइटीज एबिलिटी टू क्वेश्चन द स्टैंडर्ड एंड सिस्टम दैट हैव लॉन्ग डिस्पाइज्ड। तो इससे क्या है कि this disable their society's ability to question the standard and system that have long despised feminine values। फेमिनाइन वैल्यूज को जो दबाया गया, फेमिनाइन वैल्यू की जो आवाज थी या फेमिनाइन वैल्यूज का जो महत्व था, वो तो मतलब एक तरह से यहाँ तो वो देखने को नहीं मिला, उसकी तो कोई महत्व रही नहीं। और फेमिनिज्म वाले व्यू पॉइंट में हमें यही देखना है कि फेमिनिन वैल्यूज जो है वो सामने आए, तो मैस्कुलिन वैल्यूज ही मेंटेन रहे। तो इसी के बारे में कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि शेयर्ड गोल ऑफ पीस एंड फेमिनिज्म क्या है। तो देयर वल्नरेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस एंड डिप्राइवेशन प्लेसेस वुमेन इन अ बेटर पोजीशन देन मेन टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ पीस। जो स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस से जो वल्नरेबिलिटी है एंड डिप्राइवेशन जो है, जितना वुमेन को डिप्राइवेशन है, वंचित हो जाती है वो अपने सामाजिक स्तर से, अपने अधिकार से, अपनी समानता से, तो वो जो है वैल्यू ऑफ पीस का महत्व वुमेन के लिए ज्यादा है। दे हैव प्लेड द रोल ऑफ नर्चरर्स, मदर्स एंड नेचुरल पीस मेकर्स थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन में ज्यादातर उन्होंने मदर्स, नर्चरर्स मतलब किसी को नर्चर करना, यानी उसको उसके वृद्धि में या उसके वृद्धि में सहायक होना, और शांति प्रक्रिया में शांति स्थापित करने में एक बेहतर रोल निभाना, इस तरह से हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में उनका जो रोल रहा है इस तरह से प्ले होता रहा है। फेमिनिस्ट थिंकर फाइंड अ लॉजिकल लिंकेज बिटवीन फेमिनिज्म एंड सोशलिज्म, मतलब फेमिनिज्म और पैसिफिज्म, शांतिवाद, नारीवाद और समाजवाद, इसमें एक संबंध है। बाय चैलेंजिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट सोशल ऑर्डर एंड वॉर, the feminine notion of peace elegantly exposes the hierarchical nature of our society। तो जो नारीवाद है वो ये बात करता है कि जो युद्ध जो एक प्रथम और जो कैरेक्टरिस्टिक बनाकर रखा गया है किसी देश का, किसी सोशल देश की सामाजिक व्यवस्था में, युद्ध की व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में डोमिनेंट सोशल ऑर्डर का, तो यहाँ पर इसको ये चैलेंज करता है। फेमिनिस्टिक व्यू जो है, डोमिनेशन एंड वायलेंस आर काउज्ड बाय हायरार्कियल सिस्टम। डोमिनेशन है, वायलेंस है, हायरार्कियल सिस्टम से ये पैदा होता है, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से ये पैदा होता है। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर रिलेशनशिप का ध्यान रखा जाता है, और इसमें वायलेंस को जगह होती है। तो फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ पीस क्या है? कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। सोशल जस्टिस हो, समाज में न्याय हो, सभी में इकोनॉमिक इक्विटी और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात है। इक्विटी एंड डेमोक्रेसी हैव टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल वैल्यूज फॉर फोर्थकमिंग सोशल चेंज। Equal relation between men and women can serve as the foundation for equality among all people। यानी कि मेन और वुमेन के बीच समानता का संबंध रहेगा, तो ये क्या करेगा? रेसिज्म को एंड करेगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन यानी कि जो पर्यावरण की हानि है इसको भी खत्म करेगा। तो इस अप्रोच में हम इसी को देखते हैं जो यहाँ इन समरी लिखा गया। द फेमिनिस्ट
approach to peace offer a critical perspective on the gender dimension of violence, conflict and peace building by challenging, मुख्य रूप से पेट्रियार्की को चैलेंज करता है, उस स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है, वुमेन वॉइस को एम्पलीफाई करता है, क्रिटिसाइज करता है मिलिटरिज्म को एंड प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को। फेमिनिस्ट अप्रोच कंट्रीब्यूट टू मोर होलिस्टिक, इंक्लूसिव, सबको साथ लेकर चलने वाला और सस्टेनेबल एफर्ट टू पीस बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इन्वायरमेंटल अप्रोच। इन्वायरमेंटल अप्रोच ऑफ पीस को देखना है। हियर आर द 10 एलेबोरेट पॉइंट, 10 पॉइंट में है, बहुत ही जल्दी इसको समझ लेते हैं लंबा ना करते हुए वीडियो को। रिसोर्स स्कार्सिटी, क्वेश्चन को एक बार और देख लें। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, क्या क्या मेन सोर्स, कंफ्लिक्ट कैसे होता है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में। रिसोर्स स्कार्सिटी जब होगा तो ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, वाटर कम होगा, एरेबल लैंड मतलब कृषि योग्य भूमि कम होगी, मिनरल्स कम होगा, तो इससे क्या है कंफ्लिक्ट होगा कम्युनिटीज के बीच, सोसाइटी में कंफ्लिक्ट होगा। रीजन जहां है वहां लाइवलीहुड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू फैक्टर्स लाइक डिफोरेस्टेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है, डिफोरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा लोकल इकोनॉमीज एंड एक्सेसरबेट टेंशन स्पेशली इन एरिया हेवीली रिलायंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जहां सब इसी नेचुरल रिसोर्स पे सब कुछ टिका हुआ है वहां पर कंफ्लिक्ट बढ़ जाएगा एनवायरमेंट का डिग्रेड होने के चलते। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर होगा और सागर का स्तर ऊंचा हो जाएगा। शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा। इससे क्या है कि एक्सबरेट फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी, भोजन और पानी की इनसिक्योरिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, सोशल में टेंशन और कंफ्लिक्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूडिंग नेचुरल डिजास्टर बढ़ेगा, लैंड का डिग्रेडेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा पॉपुलेशन क्या करेगा माइग्रेट करेगा, अच्छी जगह सेफ और अच्छे रहने के एरिया के लिए सर्च करेगा। तो बहुत ज्यादा लोग अगर इस तरह से डिस्प्लेस्ड होंगे तो क्या होगा, तनाव बढ़ेगा रिसोर्सेस पे, पानी, पानी का रिसोर्सेस मतलब जब वाटर, कोई झील है और पानी हर जगह सूख रहा है और उस झील के आसपास ही पानी उपलब्ध है तो उस झील के पानी पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से पानी लेना शुरू कर देंगे तो वहां पर कंफ्लिक्ट हो सकता है। ट्रांसबाउंड्री रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्प्यूट ओवर मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे अभी हम देखते हैं कि रिवर पर कितना विवाद चलता है अलग अलग राज्यों में, यहाँ भी सूखा पड़ रहा है वहां भी सूखा पड़ रहा है, ये नदी बह रही है इस राज्य से उस राज्य में जा रही है, वो राज्य कह रहा है कि हम पानी में नहरें बना देंगे, पानी उस राज्य में जाने नहीं देंगे, दूसरे राज्य वाले हैं कि नहीं भाई पानी हमें भी चाहिए, हमारा भी हिस्सा चाहिए। ज्यादा ज्यादा पानी वो दूसरे राज्य वाले ही पहले सोख लेते हैं, नहरों में निकाल लेते हैं, पानी नहीं आ पाता है। तो ट्रांस बाउंड्री रिसोर्स मैनेजमेंट के चलते कितना कॉन्फ्लिक्ट राज्यों के बीच बढ़ जाता है, दो राज्यों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है, कभी कभी हिंसा के कैसे ऐसे हम देखें तो भारत में कावेरी विवाद में और कई राज्यों के बीच, हरियाणा दिल्ली के बीच जल विवाद में, ये सब विवाद जो है वायलेंट रूप भी अख्तियार कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल इनजस्टिस, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफन बियर द ब्रंट। तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इफेक्ट उन पर बहुत ज्यादा होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, इनजस्टिस बढ़ता है, तो ये पॉइंट भी है। उसके बाद कंपटीशन फॉर एनर्जी रिसोर्सेस, ग्लोबल एनर्जी डिमांड कंटिन्यू राइज करता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है एनर्जी रिसोर्स के लिए, ऑयल के लिए कंपटीशन, गैस के लिए कंपटीशन, मिनरल्स के लिए कंपटीशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगा, तो विश्व में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगा तो देशों के बीच लड़ाइयां हो सकती हैं। इलीगल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, इलीगल लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो एक चेन रिएक्शन की तरफ शुरू हो जाता है और टेंशन जो है हर फील्ड में पड़ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लैंड यूज कंफ्लिक्ट हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लैंड ऑनरशिप, लैंड राइट, लैंड यूज प्लानिंग एस्केलेट इनटू सोशल टेंशन। आज कहीं भी फैक्ट्री लगाने जाओ तो समस्याएं कितनी आ जाती हैं, वहाँ की आर्थिक जरूरतों के बावजूद भी वहाँ के लोग पर्यावरण के चिंता से कि वहाँ का पर्यावरण गिर सकता है या उनके बहुत सारे जो ट्रेडिशनल रोजगार हैं वो जा सकते हैं, वहाँ पर वायलेंस जैसी स्थिति हो जाती है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी कंसर्न, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सच एज वाटर स्कार्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी एंड नेचुरल डिजास्टर कैन अंडरमाइन ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसर्न है। इस तरह से इन पॉइंट्स के आधार पर हम देखते हैं कि environmental factors and challenges can intersect with social, economic and political dynamics to contribute to conflict.
रिस्क एंड टेंशन विद इन सोसाइटी बिटवीन नेशन। तो हमने इन प्रश्नों के माध्यम से अपने यूनिट 1 को पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग के पूरी तरह से समझ लिया है। अगली वीडियो में दूसरा यूनिट करेंगे। धन्यवाद।